एक अजीब सी चीज हो रही है साउथ एशिया में। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने एक पावरफुल गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया। नेपाल में यंग जनरेशन पुरानी पॉलिटिक्स से खुलकर सवाल पूछ रही है। और भारत में एक मूवमेंट वायरल हो रहा है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुन के लगता है ये बस एक मीम होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये तीन अलग अलग स्टोरीज नहीं है। ये एक ही कहानी के तीन चैप्टर्स हैं। एक ऐसी जनरेशन की कहानी जो पूरे साउथ एशिया का पॉलिटिकल नक्शा बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा है, एजुकेशन सिस्टम की फेलियर्स हैं, सोशल मीडिया की पावर है, या फिर इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का भी कोई रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत भी उस रास्ते पे चल रहा है जहां नेपाल और बांग्लादेश पहले जा चुके हैं? या साउथ एशिया में हर देश की अपनी अलग कहानी होती है? आज हम इस पजल को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं, बल्कि एक सिंपल सवाल से करनी होगी। आखिर दुनिया भर के यंग लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? पिछले कुछ सालों में सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कई देशों में एक पैटर्न बार बार दिखाई दिया है। जब भी एक जनरेशन को लगता है कि उनका फ्यूचर उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तब सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होते, पॉलिटिक्स बदलनी शुरू हो जाती है। कभी स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं, कभी नए पॉलिटिकल मूवमेंट्स जन्म लेते हैं, और कभी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही बदल जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आज की जनरेशन पहले से ज्यादा इंपेशेंट है, या फिर दुनिया वाकई इतनी बदल चुकी है कि पुरानी पॉलिटिक्स नए जमाने के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही? और इस पैटर्न को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा, यंग लोग आखिर इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। हर यूथ प्रोटेस्ट का रीजन गवर्नमेंट नहीं होता, और हर प्रोटेस्ट का रीजन अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता। असल रीजन होता है एक्सपेक्टेशंस। हर जनरेशन की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन आज की जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस पहले के किसी भी जनरेशन से अलग हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में एक 22 साल का स्टूडेंट अपने फोन पर दुनिया देख सकता है। वो देख सकता है कि सिंगापुर में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, जर्मनी में अप्रेंटिसशिप कैसे काम करती है, साउथ कोरिया इनोवेशन में कितना आगे है, अमेरिका की सैलरीज कितनी है, और यूरोप के वेलफेयर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। मतलब कंपैरिजन अब सिर्फ अपने पड़ोसी से नहीं होता, पूरी दुनिया से होता है। और जब एक्सपेक्टेशंस ग्लोबल हो जाती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज लोकल रह जाती हैं, तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन रियलिटी गैप। यानी लोगों को लगता है मैंने सब कुछ सही किया, पढ़ाई की, डिग्री ली, स्किल सीखी, अब मेरी बारी है। लेकिन जब रियलिटी उस एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, तब सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, सिस्टम पर ट्रस्ट कम होना शुरू हो जाता है। और पॉलिटिक्स में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। लेकिन ये सिर्फ जॉब्स की कहानी भी नहीं है। एक और चीज बदल चुकी है, सोशल मीडिया। पहले अगर किसी स्टूडेंट का पेपर लीक हो जाता था या रिक्रूटमेंट डिले हो जाती थी, तो शायद वो अपने शहर तक ही लिमिटेड रहता। आज एक पोस्ट, एक रील, एक हैशटैग और कुछ ही घंटों में लाखों लोग रियलाइज करते हैं मैं अकेला नहीं हूं। इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, और वही मूवमेंट की शुरुआत होती है। लेकिन अगर फॉर्मूला इतना ही सिंपल होता तो हर कंट्री में गवर्नमेंट्स गिर जाती। ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। कहीं सिर्फ प्रोटेस्ट हुए, कहीं नए पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर आई, और कहीं पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बदल गया। क्वेश्चन है, डिफरेंस किस चीज ने क्रिएट किया? उसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले चलते हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया की स्टोरी समझे बिना कॉकरोच जनता पार्टी को समझना इम्पॉसिबल है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोचिंग हब में चले जाओ, कोटा, प्रयागराज, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, एक चीज हर जगह कॉमन मिलेगी, कंपटीशन। हर क्लासरूम में,
हर लाइब्रेरी में, हर हॉस्टल रूम में लाखों सपने, और उन सपनों के पीछे एक ही होप, एक अच्छी जॉब। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज? नहीं, यंग पॉपुलेशन। यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया की मीडियन एज लगभग 29 साल है, जो दुनिया की कई डेवलप्ड इकोनॉमी से काफी कम है। इसी वजह से इंडिया को अक्सर यंग नेशन कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी देश के पास बहुत बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन हो और अगर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्स और जॉब्स मिल जाए तो इकोनॉमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड से ग्रो कर सकती है। लेकिन यही एडवांटेज चैलेंज भी बन सकता है, क्योंकि हर साल लाखों नहीं करोड़ों यंग इंडियंस वर्कफोर्स में एंटर करते हैं और उन सब को अपॉर्चुनिटीज चाहिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया पर आपको दो एक्सट्रीम्स मिलेंगे। एक साइड कहेगी इंडिया में जॉब्स ही नहीं है, दूसरी साइड कहेगी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। सच दोनों के बीच है। इंडिया जॉब्स क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, लेकिन चैलेंज सिर्फ जॉब्स का नहीं, क्वालिटी जॉब्स का है। इंडिया के एनुअल लेबर सर्वे के मुताबिक ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 3.1% है, लेकिन 15 से 29 साल के यूथ में ये करीब 10% है और अर्बन यूथ के लिए 13.6% के आसपास था। यानी यंग लोगों के लिए चैलेंज एवरेज नंबर से ज्यादा बड़ा है। सारे रेफरेंस रिपोर्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप फर्दर एनालिसिस के लिए उन्हें पढ़ सकते हैं। और फिर आता है इंडिया का एग्जाम इकोसिस्टम। सोचिए, सालों की प्रिपरेशन, फैमिली की सेविंग्स, कोचिंग, प्रेशर और फिर पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, रिक्रूटमेंट डिले। ऐसे इंसिडेंट्स ने सिर्फ एकेडमिक इशू नहीं, एक ट्रस्ट इशू क्रिएट किया है। 2026 में नीट यूजी का पूरा एग्जाम एक एलिज्ड पेपर लीक के बाद कैंसिल करना पड़ा और तकरीबन 22.5 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को पूरा एग्जाम दोबारा देना पड़ा, जिसने यूथ फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा दिया। यहाँ से एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या सिस्टम मेरी मेहनत की वैल्यू प्रोटेक्ट कर सकता है? और जब ये सवाल लाखों लोग एक साथ पूछने लगे, तब एक अनएक्सपेक्टेड नाम इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन ये नाम आया कहां से और कैसे एक इंटरनेट मीम लाखों लोगों की मूवमेंट में बदल गया, उसकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। हर जनरेशन का एक सिंबल होता है। 1970 में जेपी मूवमेंट, 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट और आज की जनरेशन एक कॉकरोच को अपना सिंबल बना रही है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री में जब भी किसी ग्रुप को इंसल्ट किया गया, कई बार उस ग्रुप ने उसी इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। जो शब्द उन्हें नीचा दिखाने के लिए यूज हुआ, वही उनकी स्ट्रेंथ बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में फेक डिग्रीज और प्रोफेशनल एथिक्स पर बहस के दौरान एक जज का रिमार्क वायरल हो गया, youngsters like cockroaches, they don't get any employment. जिससे लगभग सबको लगा कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस बोला गया। जज ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उनका इशारा सिर्फ फोर्स्ड क्रेडेंशियल्स वाले लोगों पर था, यूथ पर नहीं। लेकिन तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। एक वायरल मीम और देखते ही देखते एक ऑनलाइन जोक लाखों करोड़ों लोगों का मूवमेंट बन गया। कुछ ही दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। अब इस मूवमेंट के पीछे कौन है? एक 30 साल का स्टूडेंट जिसका नाम है अभिजीत दिपके, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पर काम कर चुका था। दिपके का कहना है कि 5 साल पहले कोई भी खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन आज का जेन जी वो चुप बैठने को तैयार नहीं है। और ये अकेला नहीं बोल रहा, एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक और एक्टर प्रकाश लाल जैसे पब्लिक फिगर्स भी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जो इसे सिर्फ एक ऑनलाइन मीम से ज्यादा एक क्रॉस जनरेशनल सेंटिमेंट बनाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, कॉकरोच जनता पार्टी शुरू से इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी थी। ये एक सटायरिकल मूवमेंट था, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, एक मैसेज कि अगर सिस्टम हमें इग्नोर करेगा
तो हम अपनी आवाज और जोर से उठाएंगे। सोशल मीडिया ने इस मूवमेंट को एम्पलीफाई कर दिया। हर मीम, हर रील, हर पोस्ट एक नई ऑडियंस तक पहुंचने लगा और धीरे धीरे वर्चुअल सपोर्ट ग्राउंड सपोर्ट में बदलना शुरू हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने लगे। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स सब एक ही डिमांड के साथ आए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी। लेकिन यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है हर सक्सेसफुल मूवमेंट के सामने एक स्टेज जरूर आता है, मूवमेंट से इंस्टीट्यूशन बनने की स्टेज, और वही सबसे डिफिकल्ट होता है। एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना और एक देश चलाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर कल कॉकरोच जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ना पड़े तो सवाल सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म्स का नहीं होगा। इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, हर इशू पर स्टैंड लेना पड़ेगा और वही डिसाइड करेगा कि ये मूवमेंट सिर्फ एक वायरल मूवमेंट था या इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर भी बन सकता है। लेकिन क्या इंडिया पहली कंट्री है जहां यूथ फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिक्स में बदली है? बिल्कुल नहीं। हमारे पड़ोस में ये कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। सबसे पहले बांग्लादेश 2024 एक इशू था, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम। शुरू में ये सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा तक लिमिटेड नहीं रहा। इसमें गवर्नेंस, पुलिस एक्शन, अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन भी जुड़ती गई। महीनों तक प्रोटेस्ट चले, वायलेंस हुई और आखिरकार प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना देश छोड़कर चली गई। एक स्टूडेंट मूवमेंट नेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गया और साउथ एशिया के एक देश में लीडरशिप रातों रात बदल गई। अब नेपाल 2008 में मोनार्की खत्म हुई, रिपब्लिक बना। लोगों को लगा अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। अगले कुछ सालों में नेपाल ने फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट्स देखी, कोएलिशन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन के एलिगेशंस और सबसे बड़ा चैलेंज यूथ माइग्रेशन। हर साल लाखों नेपाली नौजवान गल्फ कंट्रीज, मलेशिया और दूसरे देशों में काम के लिए जाते रहे। एक पूरी जनरेशन के मन में एक सवाल, अगर मुझे अपना फ्यूचर बनाने के लिए देश छोड़ना पड़े तो सिस्टम मेरे लिए कर क्या रहा है? यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में बदलती गई। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया तीन अलग अलग कंट्रीज हैं, तीन अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स, लेकिन एक पैटर्न कॉमन है। सब जगह यंग लोग सिर्फ जॉब्स नहीं मांग रहे, वो ट्रस्ट मांग रहे हैं। ट्रस्ट कि एग्जाम फेयर होगी, ट्रस्ट कि मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा, ट्रस्ट कि इंस्टीट्यूशंस उनके लिए काम करेंगी। और जब ट्रस्ट टूटना शुरू होता है तब पॉलिटिक्स भी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और कंट्रोवर्शियल सवाल खड़ा होता है। जब भी किसी देश में इतना बड़ा मूवमेंट होता है, लोग तुरंत कहते हैं इसके पीछे फॉरेन हैंड है। लेकिन ये फॉरेन हैंड होता क्या है? क्या कोई फॉरेन गवर्नमेंट सीक्रेटली प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती है या फिर रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? इसी सवाल का जवाब हम अगले चैप्टर में ढूंढेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, हिस्ट्री में फॉरेन कंट्रीज ने दूसरे देशों की पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेड पार्ट है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने दुनिया की कई कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। आज भी चाइना, अमेरिका, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज सब अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक डेंजरस मिस्टेक होती है। लोग मान लेते हैं कि अगर प्रोटेस्ट हुआ तो जरूर किसी फॉरेन कंट्री ने करवाया होगा। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इंडिया में ये डिबेट लाइव चल रही है। केरला बीजेपी के प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने कॉकरोच जनता पार्टी को पब्लिकली एक क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बताया और एनआईए इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल एविडेंस रिलीज नहीं हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि एलिगेशन हुई है या नहीं, सवाल ये है कि एलिगेशन और एविडेंस में फर्क समझना क्यों जरूरी है।
सोचिए, अगर किसी देश में जॉब्स की प्रॉब्लम्स है, करप्शन के एलिगेशंस है, स्टूडेंट्स एंग्री हैं, इकोनॉमी प्रेशर में है और लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या सिर्फ फॉरेन कंट्री रिस्पॉन्सिबल होगी या फिर लोकल प्रॉब्लम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी? पॉलिटिकल साइंटिस्ट जनरली एक बात पर अग्री करते हैं, एक्सटर्नल एक्टर्स किसी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर फ्रस्ट्रेशन ही ना हो तो इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ होता ही नहीं। मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस स्पार्क हो सकती है, लेकिन फ्यूल अक्सर डोमेस्टिक इश्यूज ही होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी मूवमेंट के बारे में सुनो, दो एक्सट्रीम से बचना। हर प्रोटेस्ट को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कहना भी गलत है और फॉरेन इन्फ्लुएंस कभी होती ही नहीं ये कहना भी गलत है। रियलिटी इन दोनों के बीच होती है। लेकिन इंडिया के केस में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंडिया बांग्लादेश या नेपाल की तरह पॉलिटिकली अनस्टेबल हो सकता है या इंडिया का सिस्टम फंडामेंटली डिफरेंट है? इसी सवाल का जवाब हम फाइनल चैप्टर में ढूंढेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, कॉकरोच जनता पार्टी क्या ये सिर्फ एक मीम है, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट या फ्यूचर की पॉलिटिकल पार्टी? सच कहूं, अभी किसी को नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस हमें कुछ पॉसिबल सिनेरियोस जरूर बताती है। सिनेरियो 1, ये मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इश्यूज खत्म, अटेंशन खत्म, मूवमेंट खत्म। सिनेरियो 2, ये प्रेशर ग्रुप बन जाए, इलेक्शन ना लड़े लेकिन गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बनाए, एजुकेशन रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। सिनेरियो 3, ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। यहां से असली टेस्ट शुरू होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट और गवर्नेंस दोनों अलग चीजें हैं। अगर कल इलेक्शन लड़ना है तो जवाब देना पड़ेगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, चाइना को कैसे हैंडल करेंगे, पाकिस्तान पॉलिसी क्या होगी, टैक्सेस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज। एक नेशनल पार्टी को हर इश्यूज पर स्टैंड लेना पड़ता है और वही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। और मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो 4, कॉकरोच जनता पार्टी खुद इलेक्शन ना जीते लेकिन उसके इश्यूज जीत जाएं। एक मूवमेंट आता है, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज रियलाइज करती हैं कि पब्लिक किस इशू पे बात कर रही है और फिर वही इश्यूज अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड कर लेती हैं। रिजल्ट, मूवमेंट छोटा रह जाता है लेकिन उसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पर दिखने लगता है। अब यहाँ इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल का असली स्ट्रक्चरल फर्क समझना जरूरी है। सिर्फ इंस्टीट्यूशंस हैं कहना काफी नहीं है। बांग्लादेश में एक सिंगल फ्लैश पॉइंट था, कोटा सिस्टम, और एक क्लियर टारगेट, एक गवर्नमेंट जिसे ऑलरेडी अथॉरिटेरियन समझा जा रहा था। नेपाल में फ्रस्ट्रेशन स्लो बर्निंग था, दशकों तक यूथ माइग्रेशन, धीरे धीरे ट्रस्ट का खत्म होना। लेकिन इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का कोई एक डिमांड नहीं है, कोई एक विलन नहीं है। ये एक डिफ्यूज मूवमेंट है जो इसे दबाना मुश्किल बनाता है, लेकिन उससे पॉलिटिकल पावर में बदलना भी उतना ही मुश्किल है। एक फोकस मूवमेंट एक गवर्नमेंट गिरा सकता है, लेकिन एक डिफ्यूज मूवमेंट अक्सर सिर्फ मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स को शिफ्ट करता है, जैसा सिनेरियो 4 में हमने बताया था। यही वो जियोपॉलिटिकल नुआंस है जो इंडिया भी बांग्लादेश जैसा बन सकता है, जैसे सिंपल कंपैरिजन को गलत साबित करता है। और इसके ऊपर इंडिया एक फेडरल डेमोक्रेसी है, यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, मल्टीपल नेशनल और रीजनल पार्टीज हैं। मतलब पॉलिटिकल प्रेशर रिलीज करने के इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी मौजूद हैं। इसी वजह से इंडिया का पॉलिटिकल पाथ नेपाल या बांग्लादेश से अलग हो सकता है। तो आगे क्या देखना है? 3 चीजें वॉच करिए। एक, क्या सीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ फॉर्मली रजिस्टर करती है या सैटायरिकल मूवमेंट ही रह जाती है? 2, क्या मेन स्ट्रीम पार्टी सीजेपी के एग्जाम रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी डिमांड्स को अपने मैनिफेस्टो में ले लेते हैं? 3, क्या इसी तरह का यूथ लेड डिफ्यूज फ्रस्ट्रेशन साउथ एशिया के दूसरे देशों में भी दिखता है या ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक मोमेंट है? इन तीनों सवालों के जवाब ही डिसाइड करेंगे कि ये एक फुटनोट थी या एक टर्निंग पॉइंट। और शायद इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन भी यही है, कॉकरोच जनता पार्टी मेन स्टोरी नहीं है, मेन स्टोरी है एक जनरेशन जो कह रही है हमें सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं अपॉर्चुनिटीज चाहिए,
हमें सिर्फ स्लोगन्स नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमें सिर्फ वोट देने का हक नहीं, फ्यूचर भी चाहिए। और अगर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम इन सवालों का जवाब नहीं देगा, तो कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई और मूवमेंट, हिस्ट्री बताती है नए मूवमेंट्स पैदा होते रहेंगे। हिस्ट्री हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन देती है। रिवॉल्यूशंस एक दिन में नहीं होती और गवर्नमेंट्स एक वायरल हैशटैग से नहीं गिरती। चेंज शुरू होता है जब ऑर्डिनरी लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि सिस्टम उनकी एस्पिरेशन से पीछे रह गया है। कॉकरोच जनता पार्टी सरवाइव करे या ना करे, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट सर्टेन है, इंडिया की पॉलिटिक्स का अगला चैप्टर मिलेनियल्स या जेन एक्स नहीं, जेन जीज लिखेंगे। और शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी एक पॉलिटिकल मूवमेंट से ज्यादा एक जनरेशन की कहानी है। अब आपसे एक सवाल, अगर कॉकरोच जनता पार्टी कल इलेक्शन लड़ती है तो क्या वो एक जेन्युइन अल्टरनेटिव बन सकती है, या प्रोटेस्ट से गवर्नेंस तक का सफर हर मूवमेंट के लिए इतना ही मुश्किल होता है जितना हिस्ट्री बताती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको भी दुनिया को सिर्फ देखना नहीं समझना पसंद है तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हेडलाइंस के पीछे छुपी स्टोरी, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।